जी दोस्तों नमस्कार, मैं एलपी मनीष कुमार पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं मैथ सेशन को लेकर आया हूं, आपके समक्ष मैं मैथ को पढ़ाऊंगा। और दोस्तों विश्वास मानिए, मैथ पढ़ाऊंगा ही नहीं बल्कि आपको उस मैथ के हकीकत ज्ञान को पूरे विस्तार से विधिवत तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा आपको दोस्तों। और आपको किसी भी चैप्टर के चाहे वो लाभ हानि हो, चाहे औसत हो, चाहे जो भी चैप्टर हो मैथ का, हर चैप्टर में केवल एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, केवल एक डेराइव्ड फार्मूला बताया जाएगा और उस फार्मूला से पूरी चैप्टर कंप्लीट होगी। यानी मानकर चलिए अभी हाल ही में आपका बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और साथ ही साथ कई एग्जाम होने वाले हैं। हमारी जो मैथ है दोस्तों हर एक एग्जाम में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आप केवल वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पुनः आप अपने आप को जांच करें, आप पाएंगे कि वास्तव में आप केवल एक कॉन्सेप्ट के बेस से यानी हकीकत ज्ञान से बिना किसी फार्मूला को रटे समझे आप पूरी सवाल को उस टॉपिक के लगा लिए जाएंगे। तो इस सेशन में मैं आपके क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा और आप किसी भी किताब के कोई भी क्वेश्चन को आप उठाकर करिएगा तो आज आपको कंप्लीट होगी। दोस्तों आज मैं औसत के चैप्टर को आपके सामने लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में औसत से क्वेश्चन ना आए। और दोस्तों यह मात्र एक वीडियो हमारा और एक कॉन्सेप्ट जो हकीकत ज्ञान को बताएगा, वह पूरी कॉन्सेप्ट आप पूरे चैप्टर को आप किसी भी किताब से किसी भी कंपटीशन लेवल के कोई भी एग्जाम को आप हकीकत ज्ञान से केवल कंप्लीट कर ले जाएंगे, यह हमें आपसे वादा है। चलिए दोस्तों अब ज़्यादा बात नहीं, सीधे मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों अब मटेरियल को शुरू करते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। दोस्तों आप औसत को जब भी पढ़ते हैं तो इन टर्मों को जरूर पढ़ते हैं और औसत के लिए ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। औसत के लिए यह टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और औसत का एक फार्मूला पढ़ते हैं और वो क्या पढ़ते हैं कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। ये तो आप पढ़ते हैं लेकिन हम इसके बारीक चीज़ को समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। और अब पूरे औसत में केवल यही एक फार्मूला आपको जो है प्रयोग में लाए जाएंगे। इसलिए आप इस फार्मूला को हकीकत ज्ञान से समझिएगा और इस औसत का मतलब क्या होता है उस हकीकत ज्ञान को मैं 5 मिनट में विदिन 5 मिनट में इस पर लेक्चर लूँगा और पूरे औसत के कॉन्सेप्ट को बताऊँगा और सीधे क्वेश्चन पर लेकर जाऊँगा और सारे क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल करोगे, चुटकियों में। चलिए देखते हैं आखिर क्या है औसत का हकीकत ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, ये फार्मूला तो हम जानते हैं और इसे हमें याद भी रखे हैं। क्या? तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। और जाहिर सी बात है कि यहीं से अगर हम पदों का योगफल ज्ञात करेंगे और पदों की संख्या इधर जाएगी, आप सबको विदित है कि प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस होता है, माइनस बराबर के उधर जाता है तो प्लस होता है, गुणा बराबर के उधर जाता है तो भगा होता है और डिवीजन बराबर के उधर जाता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी उल्टा होता है। आप सबको यह ज्ञात होगा और हमें विश्वास है कि हाँ आपको यह ज्ञात है। चलिए हम बात करते हैं अब सीधे। हाँ तो दोस्तों हम क्या आपसे बात कर रहे थे कि औसत का हकीकत ज्ञान। तो दोस्तों आप यहीं से देखिए औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। तो यहाँ पर अगर योगफल हमें निकालना हो तो पदों की संख्या डिवीजन के रूप में है और इधर जाएगी तो क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन के रूप में होगी। इसलिए यहाँ पर पदों का योगफल बराबर हो गया है औसत गुणे पदों की संख्या, यानी यही फार्मूला है। दोनों एक ही सेम फार्मूला है, यानी इसको एक फार्मूला कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि यह दो चीज़ आपको पता है, यानी फार्मूला तो एक है लेकिन दोनों चीज़ आप समझ लीजिए कि औसत जहाँ औसत आए तो कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या आप समझें। और योगफल की बात आएगा तो सीधे क्या हो जाएगा, औसत गुणे पदों की संख्या। यदि यह दो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, दो चीज़ याद कर रहे हैं तो कोई भी फार्मूला सॉल्व होगी। लेकिन अभी भी हकीकत ज्ञान नहीं बताया है। ये दो एक फार्मूला के साथ साथ हकीकत ज्ञान को भी आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करोगे। चुटकियों में चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, सत्य बताता हूं मैं। चलिए आप क्वेश्चन लगा कर देखिएगा और मैं यहाँ प्रूफ भी कराऊंगा 10-15 क्वेश्चन कराकर और आपको विश्वास होगा और आप फिर कोई भी किताब निकालकर कोई भी कंपटीशन का ऐसे सीजीएल से लेकर मीडियल का पता ना क्या होता है, कोई भी आप आईएएस के भी क्वेश्चन को जहाँ से पूछा जाता है वो भी निकालिए, वो भी हकीकत ज्ञान से यहाँ पर खत्म हो जाएगा केवल मात्र एक वीडियो में। नहीं विश्वास होता है ना, इसीलिए तो कहते हैं शुरू से अंत तक बिना स्क्रिप्ट ये वीडियो को देखो और फिर पाओ और क्वेश्चन लाओ और खुद लगाओ। चलो दोस्तों तो आखिर हम आपके 5 मिनट अब लेना शुरू करते हैं और जानते हैं कि औसत का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब ये, तो दोस्तों हमारी भाषा में क्वेश्चन को तुरंत हल करने के लिए हमारी भाषा में औसत कहीं भी दिखे तो आपको यह समझ देना है कि इतना चीज़ बराबर बराबर सभी लोगों को दे दें। कहने का तात्पर्य क्या, यदि आपके एग्जाम में दोस्तों कह देता है कि 4 संख्याओं का औसत 5 है, क्या है, 4 संख्याओं का औसत 5 है, तो आप क्या समझिएगा, आप ये समझिएगा कि वो पूरी की पूरी चारों संख्याएं जो है वो 5-5 हैं। आपको यही कॉन्सेप्ट समझने हैं। क्या समझना है कि औसत का मतलब क्या होता है कि इतना चीज़ सब में अवेलेबल है, विद्यमान है। बात समझ में आई?
नहीं समझ में आई तो फिर एक बार देख लो। जैसे मान लीजिए कह दें कि पूरे देश की जनसंख्या, जैसे पूरे देश की जनसंख्या माने कुल अभी विश्व में कुल 200 कंट्री है, और मैं कह दूं कि पूरे देश में औसतन 5 व्यक्ति हार्ट अटैक से मरते हैं हर मिनट औसतन 5 व्यक्ति हार्ट अटैक से मरते हैं। तो आप क्या समझिएगा इसका मतलब ये समझना है आपको कि 200 जो कंट्री है, 200 के प्रत्येक कंट्री जैसे भारत, पाकिस्तान, सब में हर मिनट 5 लोग की मृत्यु हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि नहीं आई तो फिर एक उदाहरण लो दोस्तों। उदाहरण देखो, हम आपको मैथमेटिकली प्रूव करके इसको दिखाते हैं। हमने कहा कि 4 संख्याओं का औसत 5। हमने क्या कहा कि 4 संख्याओं का औसत 5 है, तो जहाँ मैं कह दूँ कि 4 संख्याओं का औसत 5 है तो आप क्या समझेंगे इसका मतलब? आप या क्वेश्चन में आप कहीं से पढ़ लिए कि 4 संख्याओं का औसत 5 है, तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि यह 4 संख्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 संख्या है, ये चारों के चारों क्या है? 5 हैं। यही बात मैं कई उदाहरणों से देकर आपको समझा रहा हूँ। समझने की कोशिश करें और यह समझते ही आपके सारे क्वेश्चन चुटकियों में हल होंगे। क्या समझाया मैं? ये समझाया कि यदि आपके एग्जाम में औसत करके बताता कि ये औसत ये है, और बताएगा ही कि 10 महिलाओं का औसत उम्र 20 है। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्या लिखेगा? 10 महिलाओं का औसत उम्र 20 है, तो इसका मतलब क्या निकालिएगा? इसका मतलब ये निकालिएगा कि 10 के 10 महिलाएं 20 वर्ष की हैं। 10 के 10 महिलाएं कितनी वर्ष की हैं? 20 वर्ष की है। यानी कुल मिला के आपको अब जाकर समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? मान लीजिए आपके पिताजी के 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं दोस्तों? 4 पुत्र हैं। एक 5 रुपया कमाता है, दूसरा 7 रुपया कमाता है, तीसरा 3 रुपया कमाता है और चौथा जो है 1 रुपया कमाता है। मान लीजिए दोस्तों, ये सबकी आमदनी है 1 मंथ की। 4 पुत्र हैं, एक 5 रुपया, दूसरा 7 रुपया, तीसरा 3 रुपया और चौथा 1 रुपया कमा रहा है और कमाकर पापा जी को दे रहा है, पिताजी को दे रहा है। और पिताजी ने पैसा को ले लिया, लेकिन पिता के नज़र में चारों बेटे क्या है दोस्तों? समान है। ऐसा नहीं कि ये 1 रुपया दिया तो इसको 1 रुपया समझेंगे, 3 दिया तो 3 समझेंगे। नहीं, पिता और माता के जो उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट बच्चों के प्रति रहता है वो क्या रहता है? उनके अंदर ये रहता है कि हमारे ये सारे बच्चों समान है। तो ये क्या करेंगे? इन सारे पैसों को एक गोलक में रख देंगे। क्या करेंगे? सारे पैसों को गोलक में रख देंगे और फिर क्या करेंगे? इन लोगों को जब देने की बारी आएगी तो ये क्या करेंगे? इस पैसा को गोलक में रखकर इन सबको अब इस हिसाब से नहीं बांटेंगे, क्योंकि पुत्र हैं दोस्तों, अब पिता होता है, सबको बराबर पैसा को देंगे। और यह जो बराबर पैसा को देंगे, इन सभी में बांटेंगे, वही क्या कहलाएगा? इनका औसत कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी 5, 7, 3, 1 इस गोलक में कुल कितना आ गया? 5, 7, 12, 12, 3, 15, 1, 16 रुपया इसमें हुआ। और 4 पुत्रों को देने हैं तो बराबर देने हैं, तो 4 से भाग करने पड़ेंगे कि नहीं? तो क्या आएगा? 4 का 16, 4 ही आएगा। यानी पहले पुत्र को भी 4 देंगे, दूसरे को भी 4, तीसरे को भी 4 और चौथे को भी 4। इस प्रकार से वो टोटल कितने रुपये दे देंगे दोस्तों? 16 के 16 रुपये अपने बच्चों में बांट देंगे। यानी 16 प्राप्त के 16 प्राप्त दे दिए। यह जो उन्होंने अपने पुत्रों को दिया, यानी यह जो समानता दी, जो समानता दिखाई, यही समानता ही क्या है? औसत है। यही तो मैं चिल्ला कर कहा दोस्तों। यहाँ पर क्या मैं चिल्ला कर कहा? यही बात तो मैं चिल्ला कर कहा कि 5, अगर आप एग्जाम में देगा कि 4 संख्याओं का औसत 5 है, इसका मतलब क्या? सभी 5 हैं। अगर सभी 5 हैं और 4 संख्याओं का औसत क्या है? 5 आपके एग्जाम में दिया है, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको क्या बताया कि आप मानेंगे कि सभी के सभी 5 हैं। और दोस्तों सभी के सभी 5 है तो टोटल कितना है? जोड़ दो, 5, 5, 10, 15, 15, 20 हो जाएगा कि नहीं? 20 हो जाएगा नहीं? टोटल यानी पर कितना होगा? 20 होगा। और यहाँ भी रखिएगा आप सूत्र के हिसाब से तो भी आएगा। कैसे? मैंने क्या बताया? 4 संख्याओं का औसत 5 है, तो 4 संख्याओं का यानी पदों की संख्या हुई 4 और औसत क्या है? 5 और गुणा करिएगा तो 20 आ गया। इसे कुल मिला के हमने आपको समझाने की कोशिश की और उसका निष्कर्ष यह निकाला। और आपका समय भले 10 मिनट लगा दोस्तों, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट से पूरे सवाल को आप सॉल्व करिएगा जी। किस कॉन्सेप्ट से? या तो यह 2 फार्मूला जो कि हकीकत ज्ञान से मैंने बताया, और हमने जो अपनी हकीकत ज्ञान को बताई, इससे आप पूरी फार्मूला को रट्टू सट्टू कर देंगे, पूरी क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। विश्वास नहीं होता ना, तो अभी मैं 10-15 क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसे चुटकियों में कैसे तुम लोग करोगे। चलो एक बार फिर मैं कहता हूँ कि मेरे इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। क्या याद रखना है? कि औसत का मतलब होता है कि उतना ही सब लोगों में बांटना जितना पदों की संख्या दिया है। जैसे फिर मैं बता देता हूँ कि 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 25 वर्ष है,
अगर कहीं भी तुम एग्जाम में पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन को पढ़ो, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 10 व्यक्ति बना दिए और 200 के 200 25 वर्ष के हैं, और 200 के 200 25 वर्ष के हैं, और इनका योगफल अगर बात किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सभी के सभी 25 यानी 25 गुना 10 करेंगे तभी ना तो कैलकुलेट होगा टोटल योगफल, यानी वही तो है। औसत कितनी थी? 25 थी। पदों की संख्या कितनी थी? 10 थी। योगफल हमने निकाल दिया। यह बात समझ में आई कि नहीं आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें सभी को हकीकत ज्ञान से, बिना ट्रिक का। खुदे ट्रिक है हकीकत ज्ञान कैसे? अब क्वेश्चन को लगाते हैं और सॉल्व लीजिए, आप क्वेश्चन को करिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, 11, 13, 14, 16 तथा 21 का औसत क्या होगा? तो दोस्तों मैंने बताया है, अभी हमने बताया औसत मतलब क्या होता है, सभी में बराबर बराबर बांट दो, जो होगा वही औसत होगा। तो मान लो कुल पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 लोगों में बराबर बराबर जो हिस्सा आएगा कुल को मिलाकर वही औसत होगा। यही तो मैंने बताया। और 5 बराबर बराबर भागों में हमें बांटना है, तो आप या तो रटामार सूत्र याद करिए। बताया मैंने, क्या बताया? तो औसत बराबर कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या, या हकीकत ज्ञान को समझना। ये टोटल पैसा दिया है तो एक गोलक में पैसा को रखो। गोलक में पैसा रखने के मतलब क्या हुआ? इनको एक जगह इकट्ठा करो, इनको एक जगह इकट्ठा करो। और कुल कितने लोग हैं दोस्तों? यानी कुल पदों की संख्या कितनी है? कुल 5 है। तो 5 लोगों में बराबर बराबर बांट करना है, बांटना है। हमें 5 भाग करनी पड़ेगी जी ना, तभी ना पता लगेगा कि 5 में कैसे बराबर बराबर बांटेंगे। तो इतना बांटेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करने पड़ेंगे। या तो आप सूत्र जो पहला लिखाया कुल पदों का योगफल पदों की संख्या, इससे करिए, या आप ज्ञान को समझिए। चलिए, तो आपका क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आएगा? 11 में 13 जोड़िएगा दोस्तों, तो आपका इस प्रकार से योगफल आपका आ जाएगा। तो दोस्तों जोड़ कैसे आसान होता है? देखिए, इस सभी दहाई का अंक दहाई का स्थान पर है, तो सभी को 10 10 10 10 मानो 5 है तो 50 हो गया। 5 है तो क्या हो गया? 50 हो गया। अब इकाई के अंक को जोड़ दो, केवल 3, 4, 8, 6, 14, 14, 1, 15। 50 और 15 कितना होगा? बोलो 65। हाँ जी, इसको 65 बना दो ना। इसको काटने में कितना समय लगेगा? 65 बनाओ, 5 से भाग करो, क्या आ गया? 13। औसत हमारा क्या आया? 13, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 13 आया। 13 अपने आप में क्या कह रहा है? औसत 13 कह रहा है कि ये पाँचों के पाँचों संख्याएं क्या हैं? 13 हैं। औसत क्या करता है दोस्तों? औसत ये करता है, औसत सामान्यतः औसत क्या करता है? बीच के पद को निकालता है, यानी सबके नज़दीक बीच के पद को निकालता है। औसत मध्य पद को निकालता है, और जो औसत आता है उतना ही अब सभी लोग हो जाते हैं। औसत निकालने का मतलब जो औसत आया उतना ही सभी लोग हो जाएंगे, यानी 5 के 5 लोग 13 लोग हो जाएंगे, यानी 5 के 5 13 हो जाएंगे। और 5 के 5 13 हो जाएंगे तो कुल 5 लोग हैं, तो क्या आएगा? 65 ना आएगा। बोलो, अभी ऊपर भी 65 आया था। बोलो, मजा आया कि नहीं आया? आप यही कंसेप्ट को समझिए और पूरे क्वेश्चन को झटाझट लेकर लगाते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? करना क्या है? 1 से लेकर 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मैंने औसत का कॉन्सेप्ट आपको बताया कि कुल को एक जगह जोड़ो और फिर सब में बराबर जितना आएगा वही हमारा औसत होगा। या औसत बराबर मैंने बताया कुल पदों का योगफल बटा पदों की, कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। तो आप क्या करिएगा? 1 से लेकर 25 तक संख्याओं को जोड़िएगा, तो क्या होगा? हमारा बहुत लंबा होगा। आप जोड़ लीजिए, बहुत क्या होगा? लंबा होगा। अब बटा पदों की संख्या क्या है? कुल 25 संख्या था, 25 से भाग कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ याद रखिएगा, यह एक समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। और याद रखिए, औसत जब समांतर श्रेणी का मतलब होता है जब इसमें अंतर क्या हो? समान हो। इसमें एक का अंतर है, डिफरेंस, इसमें भी एक का डिफरेंस, ऐसे ही एक का डिफरेंस मिलेगा। जब समांतर हो तो हमें पदों का योगफल और हम औसत का एक मेन चीज़ बताते हैं कि हमारा बीच का टर्म निकलता है। तो या तो इसका बीच का टर्म आप निकाल दो, इसका बीच का 1 और 25 के बीच में क्या आएगा? बोलो, आपने क्या बोला? 13। हाँ जी, यही उत्तर है, हमने बताया ही। औसत का मतलब क्या हुआ? मध्य पद, मध्यम पद, या अगर समांतर श्रेणी में हो तब मध्य पद। या आप टोटल को जोड़िए, आप पदों को संख्या से भाग करिए, हकीकत ज्ञान से लगाइए। तो दोस्तों आप क्या करिएगा? 1 25 के बीच में क्या आएगा? तो 13 आएगा। यह क्यों हमने किया डायरेक्ट? क्योंकि समांतर श्रेणी में है। अगर आपको यह भी बात नहीं समझ में आई तो यह देखिए, यह क्या है? पहला पद अगर समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का डिफरेंस अगले पद से डिफरेंस जो होगा वह समान रहेगा। कहने का तात्पर्य 1 और 2 का डिफरेंस 1 आएगा, 2 3 का 1 आएगा, माने समान रहेगा। तो इस अवस्था में बीच वाला पद ही उसका क्या होगा? औसत होगा। अगर यह बात नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या करिए, ये पहला क्या है? 1 है, और अंतिम पद क्या है? 25 है। इन दोनों को जोड़िए, क्या होगा? 1 25, बोलो 26। और चूंकि पद कितने हैं इसमें? 2 से भाग करो, क्या आएगा? 13। दिस इज योर आंसर।
या अभी भी गधे लोग नहीं समझ में आया तो 1 से 25 तक क्वेश्चन लिखो और जो बीच में आ जाए टिक मार कर चले आओ ना, यही समांतर श्रेणी में अगर आएगा तो ऐसे ही करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही ईजी सेशन है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 0 से लेकर 25 तक पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। कुछ नहीं होगा जी, 0 को भी शामिल कर लो ना, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे शामिल कर लो, 25 तक ले जाओ दोस्तों। याद रखो कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलो 26 हो जाएगी। कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 0 भी इसमें काउंट हो गया। और दोस्तों इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, 0 भी एक एक्स्ट्रा में बढ़ गया है। तो अब बीच में कौन आएगा, 0 और 25, बीच में कौन आएगा, बोलो बीच में कौन आएगा। तो बीच में चूंकि यह सम संख्या है तो बीच में 2 चीज़ आएगा। कौन कौन आएगा, 0 25। अगर 25 ही रहता तो तुम कहते कि 13 आएगा, लेकिन इधर एक और बढ़ गया, क्या 0, यानी इधर से 12 हुआ, यानी 12 और 13 दोनों भी बीच में आएगा। अब इधर काउंट करोगे तो कुल 12 संख्या आएगी और इधर भी काउंट करोगे तो कुल 12 संख्या आएगी, बीच में ये आएगा। तो क्या करो, बहुत ईजी है, 12 और 13 को जोड़ो और 2 से क्या कर दो, भाग कर दो, क्योंकि एकदम डायरेक्ट बीच में नहीं आया है। अब वही आपका औसत होगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कह रहे हो हकीकत ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सबको जोड़ो, सब से भाग करो, आंसर पाओ। यह भी तो तरीका है आपके पास, या हकीकत ज्ञान से यह भी समझने की जरूरत है कि हमने क्या कहा कि बीच वाला पद, बीच वाले पद में 2 आ जा रहे हैं। जब 2 आ जा रहे हैं तो भाई जोड़ के 2 से भाग करेंगे तभी तो इसके बीचों बीच आएगा। बोलो कि दोनों उत्तर नहीं, इसके बीचों बीच के लिए जोड़ा 2 से भाग करो। बड़ा ही मज़ा आ रहा है दोस्तों, आपको बहुत ही आनंद में दिख रहे हो आप। ऐसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए। एक कॉन्सेप्ट सीखिए, पूरी चैप्टर खत्म कर दिया। ये पूरी मैथ की सीरीज को मैं ऐसे ही ले जाऊँगा, एक लेकर आऊँगा पूरा चैप्टर को खत्म। कोई भी क्वेश्चन लाओ यार, विश्वास नहीं होता तो लगाओ ना नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करोगे। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों कि प्रथम, ये लगातार है, प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत, प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों प्रथम लगातार का मतलब क्या, 2 4 6 और इसे 10वां नंबर क्या होगा, देखो 2 से गुना हो रहा है, 10वां नंबर 20 होगा। क्या यह समांतर श्रेणी में है, हाँ सर समांतर श्रेणी में है। तो या तो टोटल को जोड़ो, आप पदों की संख्या कितनी है, 10 है, यह करो, यह भी आंसर तुम्हारा दे देगा। या मैंने तुमको क्या बताया, अगर समांतर श्रेणी में है दोस्तों तो पहला पद बता, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी जो जोड़ोगे तभी आएगा, यानी समांतर श्रेणी है। तो क्या करो, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ो, 2 और 20 को जोड़ा और उसमें 2 से भाग करो, यानी 22/2। 22/2 का मान क्या आएगा, जल्दी बोलो, 11। अरे सही जवाब दिया, इतना ईजी होता है, ये से ज़्यादा ईजी होता है। तुम तो ईजी बना दिए हो, क्वेश्चन को लोग हार्ड बना चुके हैं। ये क्वेश्चन मैथ ये है, मैथ बहुत बड़ा है, मैथ है क्वेश्चन नहीं, मैथ केवल एक आंसर पूरा चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसतन 47 रन है, औसतन 47 रन है। और हम अपने हकीकत ज्ञान से आपको एक ही चीज़ बार बार बता रहे हैं कि कितनी पारियाँ खेला है, 27 पारियाँ है, यानी पहली पारी रही होगी, दूसरी पारी रही होगी, तीसरी पारी रही होगी, ऐसे ही कितनी पारियों तक, 27 पारियों तक। उसका औसत 47 है, यानी अपने आप में यह क्या कह रहा है, अपने आप में ये कह रहा है कि पहले पारी में भी उसने 47 रन बनाया, दूसरे पारी में भी उसने 47 रन बनाया, तीसरी पारी में भी 47 रन बनाया होगा और ऐसे ही 27 पारी तक 47 रन बनाया होगा। जो उच्चतम स्कोर है, जो उच्चतम स्कोर है, तो जो उसका उच्चतम स्कोर है, देखो कह रहा है कि उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से, यानी कोई ना कोई ऐसी पारी एक हो रही होगी कि एक न्यूनतम स्कोर रहा होगा उसका, तो जो उसका उच्चतम स्कोर है वो न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है, यानी यह उच्चतम स्कोर न्यूनतम तो स्कोर से 157 अधिक है, यानी अधिक जब कहे तो प्लस 157 कर देंगे, यानी यह 157 अधिक है तो जहाँ 157 जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए बात समझ में आ गई। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ये 2 पारियों को हटा दी जाए, ये 2 पारियों को हटा दो, यानी 27 पारी में एक उच्चतम स्कोर पाने वाला, एक न्यूनतम स्कोर पाने वाला, यानी 2 पारियों को हटा दिया है तो शेष कितनी पारी बच जाएगी भाई, 27 में से 2 पारी हटाओगे तो 25 पारी बच जाएगी, तो शेष 25 पारियों का औसतन स्कोर 42 है, यानी यह 2 हमको हटा देते हैं तो शेष जो 25 बचता है, तो हम मान लेते हैं कि लास्टे का 2 जो है, लास्टे का जो 2 पारी है उसमें मानो कि ये उच्चतम स्कोर है और ये न्यूनतम स्कोर है, कोई दिक्कत, और शेष जो ये 25 2 पारी में ये 26वां 27वां पारी मानते हैं कि ये 25वां पारी है। तो यहाँ तक जब उसका स्कोर देखा जाता है, औसतन स्कोर देखा जाता है, तो नया औसतन स्कोर क्या प्राप्त हो जाता है, 42 हो जाता है, यानी अब हमारा 42 हो जाता है औसत, यानी अब हमारा क्या औसत हो जाता है, ये भी 42, ये भी 42, ये भी 42, कुल कितना 42, कुल 25 पारियों तक हमारा 42 हो जाता है, क्योंकि 2 पारियों को हटाने की बात कह रहा है। और औसत मतलब सभी में बराबर बांट दो। देखो दोस्तों इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि एक व्यक्ति जो है बल्लेबाज जो है 27 पारी खेलता है
और औसतन 47 रन बनाता है, यानी सभी के सभी पारियों में 47 रन बनाता है। यही मेरी कंसेप्ट है सब में बराबर। फिर कहता है कि इसमें 2 स्कोर यानी उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर यानी 2 पारी को हटा दिया जाए तो बचा कितना, 25 पारी। उस 25 पारी में देखा जाए तो औसतन स्कोर हमारा 42 आता है। तो हम मान लिए कि एक 26वां पारी रही होगी ये, और ये 27वां पारी है, इसको हम हटा दिए तो यह 25 पारी था कि सभी 42 हो गए, क्योंकि औसत की बात कर रहा। तो कह रहा है कि एक पारी में उसका औसत, फिर कह रहा है कि एक पारी से उसका उच्चतम स्कोर मैंने उच्चतम स्कोर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या दोस्तों हम यह ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, इसको देखने से क्या तात्पर्य आपको समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि हमने 2 पारियों को हटा दिया, एक हमारा हाईएस्ट पारी थी और एक हमारा मिनिमम जो स्कोर था वो वाली पारी थी। ये हटाते ही औसत 47 से 42 पा जाता है। और कितने लोग 42 हो जाते हैं? कितने लोग 42 हो जाते हैं? तो कितने लोग हो जाते हैं? तो 25 से यानी 25। तो देखा जाए कि वो दोनों लोग को हटाने से मैंने उनमें कितनी स्कोर थी, तो जाहिर सी बात है कि ये 47 से 42 हो रहा है। यानी हो ना हो यह 2 लोग जो हटे हैं इनको अगर मिलाने से जो औसत बढ़ा है, हमारा बढ़ गया है 47 से, लेकिन जहाँ हटे तो तुरंत 42 हो गया। यानी उनमें दबदबा कुछ ज़्यादा ही थी, यानी ज़्यादा ही उन्होंने रन बनाया था। तो देखा जाए तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? मैंने कितना रन अधिक इसमें लाया होंगे, यानी 5 इसमें भी कम लाया है और 5 इसमें भी। ऐसे कितने 25 पारियों तक हमारा है। तो कुल कितना स्कोर हमारा जो है कम हुआ है? तो 25 में हम 5 से गुणा करेंगे यानी कितना, तभी ना पता चलेगा कि कितना स्कोर कम हुआ है। तो 125 हमारा स्कोर क्या हुआ है? कम हुआ है। यानी इन दोनों के हट जाने से ये 25 लोगों में जो है, इन 25 लोगों में हमारा 125 क्या हुआ है? स्कोर कम हुआ है। और इन दोनों के वजूद अगर देखना चाहते हैं तो इन दोनों का वजूद अभी 47 बचा है कि नहीं बचा है? 26वां पारी का 47 बचा है, 47वां पारी का बचा है। माने ये 2 जो लोग हैं ये इन सबको 5-5 दे दिए हैं, इतना रन बनाए हैं। आप खुद 47 है, यानी टोटल हमारा स्कोर कितना है इन दोनों के द्वारा बनाया गया है? इतना है, 125 + 47 + 47, ये टोटल स्कोर है। हाईएस्ट प्लस मिनिमम स्कोर है हमारा कितना है? 125 + 47 + 47। अब यह पता हो गया दोनों, तो यहाँ रखेंगे तो मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो चलो इसको जोड़ते हैं। हमारा दोस्तों क्या हुआ कि हाईएस्ट स्कोर प्लस मिनिमम स्कोर का मान हमारा क्या आ गया? 219 प्राप्त हुआ। तो देखो यहाँ से हम आसानी से रख सकते हैं। हाईएस्ट स्कोर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? यानी हाईएस्ट स्कोर यच की जगह लिख सकते हैं मिनिमम स्कोर यम प्लस 157। जहाँ इस हाईएस्ट स्कोर की जगह पर क्या रखोगे? हाईएस्ट स्कोर की जगह पर रख सकते हो मिनिमम स्कोर प्लस 157। तो रखो देखो क्या प्राप्त होता है। तो मेरा हाईएस्ट स्कोर प्लस मिनिमम स्कोर बराबर 219 है और हाईएस्ट स्कोर बराबर क्या है यहाँ? मिनिमम स्कोर प्लस 157। तुरंत यहाँ रखो मिनिमम स्कोर प्लस 157 रखो और इसको क्या करो? हल करो, उत्तर पाओ। देखो मिनिमम प्लस मिनिमम टू मिनिमम, कोई दिक्कत? 219 157 उधर जाएगा तो -157 आ जाएगा। तो 2 बराबर हमारा 2 मिनिमम बराबर आ गया हमारा 219 में से 157 जाएगा तो क्या होगा? 9 में से 2 गया 7 गया 2 और 11 में से 5 गया 6, यानी 62 होगा। यम बराबर क्या होगा दोस्तों? 62/2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 3 6 31 आ जाएगी। यानी मिनिमम स्कोर 31 है। मिनिमम स्कोर क्या है? 31 है। अब पूछा क्या है? उच्चतम स्कोर। तो मिनिमम स्कोर के जगह पर हम इस मिनिमम स्कोर की जगह पर 31 रख देंगे तो क्या उच्चतम स्कोर नहीं मिल जाएगा? यानी 31 में 157 जोड़िएगा तो क्या आएगा? 7 1 8 और 5 और 5 3 8 और 1 है तो 1 रन दो, यानी 188 रन हमारा हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आई? अब बात आती है कि क्या एग्जाम में इसी तरीक़ा से करेंगे? अरे यार एग्जाम में तुरंत विदिन मिनट हो जाएगा। इतनी क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस लगाओ कि यह मन में ही कैलकुलेशन हो जाए। कैसे एग्जाम में मन में कैलकुलेशन होगा? यदि आप ऐसे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन का किताबों से प्रैक्टिस करिएगा तो चुटकियों में होगा। कैसे? क्योंकि मन में उसका हल होने लगेगा। कैसे होगा? देखो आप कैसे एग्जाम में करना चाहिए था इसे। तो दोस्तों एग्जाम में कैसे करना चाहिए था? 27 पारियों के लिए उसका औसत 47 है तो मन में ही समझ लेगा कि 47 पारियों में उसने 47 रन बनाया है। क्योंकि हमने बताया कि औसत मतलब सब में बराबर बात हो, तो तुरंत ही समझ जाएगा कि 27 पारी में, यानी पहली पारी दूसरी पारी तीसरी पारी जो भी रही होगी वो सभी 27 पारी में वो 47 रन बनाया। ये मन में ही कैलकुलेशन बन जाना चाहिए आपका, क्योंकि औसत का मतलब यही होता है सभी पारियों में। यानी आपके 27 पारी में 47 रन मन में ही बन जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे वो ये पढ़ेगा कि उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर के 157 अधिक है, माने जो हाईएस्ट स्कोर है वह मिनिमम स्कोर से 157 अधिक है। तुरंत यहाँ पर लिख देगा वो एक कोड भाषा में, जो यह क्वेश्चन हकीकत ज्ञान को जानेगा। और फिर आगे यदि इन 2 पारियों को हटा दी जाए, मैंने 2 पारियों को हटा दी जाएगी तो बची कितनी पारी भाई? 27 में से 2 पारी हटा दो तो 25 पारी बची। तो तुरंत लिखेगा 25 पारी। 25 पारी फिर औसत हमारा क्या हो जाता है? 42 हो जाता है। औसत हमारा 42 हो जाता है। कहने का मतलब ये पहली पारी जो है यह भी 42 हो जाती है, दूसरी पारी 42 हो जाती है। लेकिन कहाँ तक? जब हाईएस्ट मिनिमम को हटा देते हैं तब, यानी 25 पारी तक। और उस 25 पारी तक हमारा क्या सभी के सभी 42 हो जाते हैं। अभी सभी के सभी 47 थे, अब 42 हो जाते हैं। कब? जब 2 पारियों को हटा दी जाती है, यानी 26वां 27वां पारी हटा दी जाती है, हाईएस्ट मिनिमम को हटा दिया जाता है तो हमारा कितना उनका औसत हो जाता है? 42। तो औसत 42 हो जाता है, यानी 25 के 25 42 हो जाते हैं, यानी 25 के 25 42 हो जाते हैं। यानी हो ना हो यह दोनों के होने से, यानी उच्चतम पारी और हाईएस्टम पारी के होने से अगर रहते हैं
तब उनका औसत कितना है, 47 है। वो दोनों रहते हैं तो औसत 47 है, जहाँ हट जाते हैं तो औसत 42 हो जा रहा है। यानी हो ना हो, यह दो लोग जो आए हैं हाईएस्ट प्लस मिनिमम, ये लोग खुद को तो 47 कर ही रहे हैं, खुद को भी 47 तो कर ही रहे हैं, बाकी सबको भी 47 कर रहे हैं। बाकी सब ये दोनों नहीं रहने पर 42 रहते हैं, ये दोनों आते ही 47 हो जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, खुद 47 प्लस 47 तो हो ही रहे हैं, प्लस 5 सबको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। उल्टा समझो, यानी 5 इसमें भी आ जा रहा है, 5 इसमें भी, 25 पारी में क्या जा रहा है, 5 आ रहा है। और खुद 47 और 47 रह ही रहे हैं, खुद 26वां पारी 27वां पारी खुद 47 है, तभी तो सभी का औसत 47 है। इन सभी में क्या कर रहे होंगे, 42 इन सबको 47 बनाने के लिए 25 पारी में 5 ऐड कर दे रहे हैं, इतनी अधिक है कि यानी टोटल हमारा यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल हमारा क्या निकल जाएगा। तो ये जो हाईएस्ट स्कोर है प्लस मिनिमम स्कोर है, इनकी वैल्यू निकल जाएगा, हाईएस्ट स्कोर प्लस मिनिमम स्कोर क्या है। और टोटल निकल गया तो यहाँ दिया है कि हाईएस्ट प्लस मिनिमम ये है, तो 188 नहीं आ जाएगा, हल करने के बाद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है कि एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत भार 39 kg है। औसत भार 39 kg है, कितने छात्र है, 49 छात्र है। तो बार बार एक ही बार हम कितनी बताएं, इसका मतलब क्या, पहला छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा छात्र और ऐसे ही 49वां छात्र रहा होगा, 49वां छात्र रहा होगा। इनका औसतन 39 kg है, इसका मतलब यह 39 kg है। हमारा एक ही कॉन्सेप्ट ना है जी, यह 39 kg का औसत का मतलब उतना सब, यह 39 kg उतना सब नहीं है, तो उनको बता दो यह 39 kg है। यहू मैंने 49वां जो छात्र होगा वो ये भी 39 kg का ही होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पिन बदल कर देखते हैं क्या कहता है। उनमें से जिनका देखो, उनमें से 7 छात्र जिनका औसत 40 kg होगा, मैंने 7 छात्र ऐसे हैं जो 40 kg के हैं। इसका मतलब सातों के सातों 40 kg के होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 × 40। बोलो यार, क्या कर रहा है कि उनमें से 7 छात्र ऐसे हैं जिनका औसत भार 40 है, मैंने सातों के सातों 40 होंगे, तो टोटल उनका योगदान इनके योगफल में कितना रहा होगा, 7 × 40 का रहा होगा। कक्षा को छोड़ देते हैं, मैंने ये कक्षा को छोड़ देते हैं, और इनके जगह पर अन्य 7 छात्र जिनका औसत भार, मैंने इनके जगह पर एक अन्य आता है, मैंने ये छोड़ देते हैं यानी माइनस। अब दूसरा कह रहा है कि जिनका अन्य औसत भार 54 kg है, मैंने 7 ऐसे और दूसरे व्यक्ति आ जाते हैं जिनका औसत 54 kg है, इन सातों के सातों 54 kg के होंगे, तो टोटल कितना इनका जो है वजन होगा, टोटल मिलाकर 7 × 14 यह आ जाता है, मैंने इनके स्थान पर ये आ जाता है। तो इनके स्थान पर ये आ जाता है, तो इन सभी को हमने क्या कर दिया, इनको पहले हटा दिया यानी माइनस कर दिया, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी ये हटेंगे ये आएंगे। तो देखा जाए कि एक्चुअल जो परिणामी है वो कितने अधिक या कितना कम होता है। तो देखो 7 × 40 यहाँ भी है, 7 × 54 यहाँ भी है, इसका अंतर क्या होगा दोस्तों। देखो पहले देखो समझो कैसे करते हैं। इसको मान लो कि यक्स है, 7 को क्या मान लो यक्स है, या तो गुना करके तुम करो या तो मेरी तरह इजी कर लो, इजी करोगे। ये मान लो यक्स है, मैंने 40 यक्स, ये 40 यक्स मान लो, और इसको 54 यक्स मान लो, बनाकर घटाना उठाना सॉल्यूशन करने का आसान तरीका। ये 40 यक्स मान लो, ये 54 यक्स मान लो, ये माइनस है, यानी 54 में से 40 को घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 54 में से 40 को घटाइएगा तो क्या आएगा, तो 54 में से तो क्या आएगा 14 आएगा, या 14 लिख दो, और 7 है तो 7 को जो कर दो, मैंने इनका घटाना यही आएगा, यानी ये प्लस में आएगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, यानी इतने की क्या होगी हमारी वृद्धि होगी। 7 में 14 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 98 आएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों यानी 98 आपका मान अधिक होता है। यानी औसत में पहली बात देखो, पहले 39 kg के थे 49 छात्र, उसमें से 7 ऐसे छात्र हैं जिनका औसत 40 है, वो भाग जाते हैं, और उनके जगह छात्र से ऐसे 7 ऐसे छात्र आ जाते हैं जिनका औसत 54 है। तो इनका टोटल कंट्रीब्यूशन हमने देखा कि एक्चुअल में 98 अधिक हो जाता है। तो यह 98 अधिक है तो सभी में औसत मतलब होता है सभी में बराबर बराबर बांट दो, नया औसत पूछ रहा है। तो ये 98 सभी में बराबर बराबर बांटने हैं, और कितने लोग हैं 49 लोग हैं, तो सब में कितने कितने देने होंगे, तो हम क्या करेंगे 49 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 49 दूना का 2 आएगा, यानी इसको भी 2 दे देंगे, इसको भी 2 देंगे, 2 देंगे, ऐसे 49 लोग को 2 दे देंगे, क्योंकि औसत का मतलब ये होता है सबको समान बांटना, दे देंगे। तो ये 39 क्या बन जाएगा, अब 41 बन जाएगा, 41 बन जाएगा, 41 बन जाएगा, 41, और सभी समान हैं, सभी समान है, 49 लोग समान है, यानी औसत क्या आ गया हमारा 41 आ गया। उत्तर मार तो यही है। इतना इजी कंसेप्ट कोई नहीं बताएगा दोस्तों। डायरेक्ट पढ़ाने वाले बच्चे इन सबको नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या आएगा 98 आएगा, तो ये रिजल्टेंट क्या आएगा 98 आएगा, कर लेंगे। और कैसे इसको शार्ट तरीका से समझेंगे, क्या एग्जाम ऐसे ही करेंगे, ऐसे करोगे तो थोड़ी नहीं नंबर पाओगे यार, नंबर पा क्या बात करते हो दोस्तों, ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, बस खरबूजा छिलते रहोगे। तो कैसे करेंगे, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करेंगे। तो पहली बात जो एग्जाम में आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें तभी जाकर क्वेश्चन को साफ होगा। अब प्रश्न आता है एग्जाम में कैसे करेंगे। एग्जाम में क्या करेंगे कि देखेंगे 49 छात्र है तो ऐसे लिखेंगे 49 के 49 क्या है 39 kg के, मन में सोचेंगे 49 के 39 kg के हैं, इसमें से 7 जाता है, 7 क्या होता है 7 ऐसे है जिनका 40 है, ये चले जाते हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे माइनस मानेंगे, ये चले जाते हैं तो इनको हटा दो, और 7 ऐसे है जो उनका स्थान जिनका औसत 54 है आ जाता है तो इसको प्लस मान लो, 7 ऐसे जो आ जाता है 54 प्लस मान लो। अब इसको तुरंत कैलकुलेशन करो, कुछ ना कुछ आएगा, वो क्या आएगा 98 आएगा। ये 98 में सोचो कि अगर कम आता तो सबको बराबर बराबर बांट कर कम कर देते, उतना कम कर देते हैं, सब बराबर बराबर सभी में से कम करेंगे क्योंकि औसत निकालना है, औसत
तो कितने लोग 98 अधिक आया है तो सभी में बराबर बराबर बांटेंगे ना जी। पहले ही पापा वाला कंसेप्ट बताया। तो 49 लोग में हम बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना कितना है बांटेंगे, दो दो बांटेंगे तो नया औसत 41 में हो जाएगा। मार्क चले जाएंगे 1 मिनट के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि प्रथम लगातार 11 विषम संख्या का औसत क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में करो। प्रथम लगातार का मतलब क्या, 1 से लेकर 1, 3 समझ रहे हो, 5 विषम संख्याएँ हैं से लेकर कहाँ तक, 11 तक जाना है। तो 11वां कौन होगा, बोलो 11वां कौन होगा। तो 1, 3, 5 अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है 11वां कौन होगा तो 11वां सम संख्या कौन होगा, बोल 11 दूना का 22 होगा कि नहीं सम संख्या 22। देखो पहला सम संख्या 2 होगा यानी 1 कम है, दूसरा सम संख्या 4 होगा 1 कम है। तो तुम क्या बताए 11वां, भाई 10वां सम संख्या 20 तुमने अभी देखा, 11वां 22 तुम का है, 1 कम ही तो है हो रहा है विषम, यानी क्या होगा अंतिम 21 होगा। तो तुम या तो कुल पदों का योगफल करके पदों की संख्या 11 से भाग कर दो, या तो मैंने बताया ही दोस्तों, क्या बताया कि 1 + 21 जोड़ो। क्यों ये बताया, क्योंकि बीच का पद कहता है ज्ञात करने के लिए, बीच का पद ही औसत होता है, इसलिए यही हकीकत ज्ञान है। तो 1 में 21 को जोड़ा तुमने तो क्या आया 22 में 2 से भाग किया फिर 11 आया, यही उत्तर है क्या, और नहीं तो क्या है, यही उत्तर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर अर्थात लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत। दोस्तों आप सभी जानते हैं औसत का मतलब क्या होता है, योगफल दिए गए जितने पद हैं उनका योगफल बटा पदों की संख्या। अब योगफल का मतलब लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। दोस्तों आप नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे इसका फार्मूला, तो या तो डायरेक्ट इनके वर्ग को निकाल कर जोड़कर आप भाग कर दीजिए, कितने पदों की संख्या है दोस्तों 6, या आप इसका एक फार्मूला होता है वो क्या होता है कि 2n ब्रैकेट में n + 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 बटा 3 इसका क्या होता है फार्मूला होता है। किसका फार्मूला, लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। ये फार्मूला दोस्तों नंबर सिस्टम का है। ये हुआ योगफल बटा पदों की संख्या, n से हम क्या करेंगे भाग करेंगे, n से n कट जाएगा, यानी इस पर हम क्या रखेंगे n की जगह पर क्या रखेंगे लगातार 6, यानी n का मान क्या है 6, यहाँ पर 6 रखेंगे और उत्तर पाएंगे। दोस्तों यह फार्मूला बेसिक क्वेश्चन था जो नंबर सिस्टम से रिलेट करता है, इस हिसाब से आप करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस तरीके से, दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, वैसा ही क्वेश्चन है, लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो इसका भी एक फार्मूला होता है कि लगातार यानी यह नंबर सिस्टम के जो फॉर्मूला है उस पर रखिए, डायरेक्ट n से भाग कर लीजिए, यानी किसे भाग करिए जो 15 है से भाग कर दीजिए, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कंपनी ने 700 पुरुषों और 300 महिलाओं को रोजगार दिया और औसतन वेतन 450 रुपया प्रतिदिन था। यदि एक पुरुष को एक महिला की तुलना में 50 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो एक महिला का दैनिक वेतन क्या होगा। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, इसको पहले एक रूम में दिखाते हैं फिर आपको बताते हैं। दोस्तों देखो क्या कर रहा है कि एक कंपनी में 700 पुरुष और 300 महिलाओं को रोजगार दिया। तो क्या कर रहा है दोस्तों कि कुल 700 पुरुष और 300 महिलाएं हैं, तो मैंने लिख दिया कि 700 पुरुष और 300 महिलाएं हैं, रोजगार दिया जाता है तो उसके लिए उसका वेतन देना पड़ेगा। तो सभी का औसतन वेतन 450 रुपया प्रतिदिन है। इसका मतलब क्या कि ये टोटल जो है 700 पुरुष प्लस 300 महिलाएं सभी के सभी 450 है, सभी के सभी का जो हमारा वेतन है 450 रुपया है, यानी पहला पुरुष को भी 450 रुपया, दूसरा पुरुष को भी 450 रुपया, और इसे 700 दबा जो पुरुष होगा उसको भी 450 मिला होगा, और साथ ही साथ पहली महिला को भी 450 रुपये, दूसरी महिला को भी, क्योंकि पूरा महिला पुरुष मिलाकर हमारा 450 रुपया दिया है। और हमारा कंसेप्ट यही तो कहता है कि सभी में उतना बात दो। औसत का मतलब ये होता है, औसत का मतलब ये होता है कि इधर उधर आंकड़े दिए हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, सबको जोड़ो और सब में बराबर बांट दो, यानी सब में यही औसत होता है। अब फिर क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एक पुरुष को जो है महिला के मुताबिक 50 रुपया जो है, एक पुरुष को है महिला के मुताबिक 50 रुपया, देखो लिखा है एक पुरुष को महिला के तुलना 50 रुपया अधिक मिलता है, यानी इसको इस महिला की तुलना 50 अधिक मिलता है, या पुरुष को यानी जो पुरुष है इन सभी को 50 अधिक मिलता है। तो कह रहा है तो एक महिला का दैनिक वेतन क्या होगा। तो एक महिला का दैनिक वेतन निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए बताओ। ये हमारा महिलाओं का वेतन है, ये हमारा पुरुष का वेतन है। अब अपने दिमाग में लगाओ, इन सबको जोड़ोगे कितनी बार 700 बार, तो हमारे पुरुषों का वेतन निकलेगा कि कुल कितना डिस्ट्रीब्यूट रहा। और यहाँ पर सबको जोड़ोगे तो ये महिलाओं का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा कि कितना रहा कितना रोल रहा। अब ये बात हमें सामने आई, क्या सामने आई कि जो पुरुष है वो महिला से 50 रुपया अधिक पाता है, तो महिलाओं का औसतन क्या होगा। महिलाओं का औसत इसमें क्या है दोस्तों, महिलाओं का भी औसत 450 इसमें हमने दर्शाया, लेकिन एक्चुअली महिलाओं का औसत 450 नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 50 अधिक पाए हैं कितने लोग, 700 लोग, 50 अधिक पाए कितने लोग, 700 लोग। तो देखो इसमें से हम घटा रहे हैं, ये 700 जो है, ये 700 लोग जो हैं ये 50 अधिक पाए हैं महिलाओं से, यानी ये 700 जो लोग हैं ये 50 अधिक पाए हैं महिलाओं से, तो कुल इनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहा 700 गुना 50। क्योंकि क्या कह रहा है यार, कह रहा है कि एक पुरुष जो है महिला से 50 अधिक पाता है, यानी 700 पुरुष 50 अधिक पाते हैं, तो कितने पुरुष अधिक पाते हैं, इतना जो है टोटल इतना पैसा जो है 700 पुरुष अधिक पाते हैं।
यह अधिक कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? ये 300 लोगों में क्या होगा? यह 450 अधिक कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? सभी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, यानी 1000 में क्या हुआ होगा? डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो हम महिलाओं का औसत कैसे निकालेंगे? तो इस प्रकार से निकालेंगे महिलाओं का औसत। तो क्या होगा दोस्तों? होगा हमारा 450 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1000 करेंगे 3 जीरो 735। नहीं समझ में आ रहा है तो अब समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 450 सबका औसत इतना है, 450 सबका, 700 पुरुष 300 महिलाओं को 450 हमने दे दिया। लेकिन बाद में हमको ये पता चलता है कि पुरुष जो है महिला से 50 अधिक है, यानी 700 जो पुरुषों हैं वो सभी के सभी 50 अधिक हैं। तो हम मान लेते हैं कि कुल कितना अधिक है? 700 गुणे है 50, इतना अधिक बटा गया है। इतना अधिक बटा गया कितने लोगों में? 700 प्लस 300 लोगों में बटा गया। तो कितना अधिक बटा गया है? उस अधिक को अगर हम हटा देंगे, जितना अधिक बटाया उस अधिक को हटा देंगे तो क्या हमें निकल जाएगा? महिलाओं का औसत निकल जाएगा। कितना अधिक बताया दोस्तों? तो 700 गुना 50 अधिक बताया है कितने लोगों में? 700 प्लस 300, यानी कुल 1000 लोगों में हमारा क्या बताया है? अधिक बटा गया है। 450 में अधिक बटा गया है। तो इस अधिक बटाया महिलाओं को निकालने के लिए इस अधिक बटे हुए को अगर हम हटा देते हैं तो ये 0 0 कटेगा, यानी 35, यानी 450 में से 35 घटाएंगे तो 435 में से 50 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा? 415। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और रही बात ऐसे ही पूछा था कि पुरुषों का योगदान क्या रहा है, तो यहाँ पर 450 जो है महिलाओं के लिए क्यों घटाए हैं? इसलिए घटाए हैं क्योंकि ये 50-50 कम है, तो इनका औसत 450 से अधिक होगा कि कम होगा? कम ही ना होगा, क्योंकि ये 50 कम है, इसलिए हम माइनस लगा। लेकिन अगर पुरुषों का औसत पूछ देता तो यहाँ पर क्या लगाते? प्लस लगाते। पहले बात समझो, औसत ये है, बाद में पता चलता है कि 50-50 अधिक है पुरुष, तो पुरुष कितने? 700 हैं, तो कितना इनका योगदान हो जाएगा? 400 गुना 50, ये कितने लोगों में बटा होगा? 1000 में बटा होगा। प्रश्न अब पता कि अतिरिक्त जो है, अतिरिक्त वाला ये है, और इनका औसत निकालोगे अतिरिक्त का तो 35 आएगा। मैंने 35 एक्स्ट्रा हमारा जो है बताया। अगर महिलाओं का पूछा है तो घटेगा, क्योंकि इनका योगदान क्या है? कम है, इसलिए घट रहा है। अगर पुरुषों का पूछता तो यहाँ पर जोड़ देते तो हमारा उत्तर आ जाता। 450 में 15 जोड़ते तो हमारा पुरुषों का औसत निकल जाता है एक्चुअली, लेकिन इनकी महिलाओं का इसलिए हमने घटाया। 415 आपका राइट आंसर है। चलो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 पुरुषों का औसत 3 kg है, यानी इसमें पहला पुरुष भी रहा होगा, दूसरा रहा होगा, तीसरा रहा होगा, चौथा रहा होगा, पांचवा, ये सभी के सभी कितने kg का औसत? देखो 5 पुरुषों का औसत वजन 3 kg कम हो जाता है, माफ करना 3 kg कम हो जाता है, इन 3 kg इनमें कम हो जाता है, यानी कि सभी के सभी में औसत वजन 3 kg कम हो जाता है। यानी यह 3 kg कम हो जाता है, यह 3 kg कम हो जाता है, ये भी 3 kg कम हो जाता है, ये भी 3 kg कम हो जाता है, और यह भी 3 kg कम हो जाता है। कह रहा है कि नहीं? औसत वजन 3 kg कम हो जाता है। औसत का मतलब होता है कि सभी के सभी, यानी सभी के सभी 3 kg कम हो जाते हैं। लेकिन कब कम होता है औसत? जब उनमें से 150 kg वाले व्यक्ति, यानी इनमें से मान लो कि ये वाला व्यक्ति, 5 वाला व्यक्ति 150 kg का था। कह रहा है कि 150 वाले kg की जगह दूसरे व्यक्ति को रख दिया जाता है, माने 150 की जगह दूसरा व्यक्ति को रखा जाता है, तो सभी में 3-3 kg कम हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर जो रहा होगा, यहाँ पर जो व्यक्ति आता है वो इससे कम वजन का रहा होगा, तभी ना मान लो कि 5वां व्यक्ति 150 kg का है और दूसरा जो यक्ष व्यक्ति आ रहा है यह भी 150 kg का ही रहता है, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता नहीं होता। 150 की जगह 150 आया, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 150 की जगह एक व्यक्ति जब आता है तो उसके आते ही सभी में 3-3 kg की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यानी दोस्तों यह जो नया बंदा है वो कौन है? यक्ष है। नया बंदा जो यक्ष है, जो आया है किसकी जगह? 5वें वाले व्यक्ति की जगह, और वह भी 150 kg का जो गया है, नया आया है, और जो गया है 150 kg का, जो आया है यक्ष वह भी 150 kg का होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यह इतना कम है, 150 मान इतना कम है कि सभी में 3-3 kg की क्या कर देता है? कमी कर देता है। कितने लोगों में? 5 लोगों में 3-3 kg की क्या कर देता है? कमी कर देता है। कितने लोग? देखो औसतन 3 kg कम होता है, यानी मतलब सभी के सभी 3 कम हो जाते हैं। यही तो कंसेप्ट है। हो गया यार, उत्तर लाओ यार। 15 यानी 125, 50 में से 15 जाएगा, 135 तुम्हारा उत्तर। यही उत्तर आ रहा है, और क्या? यही उत्तर। देखो एक बार फिर बता दें यार, कितना इजी क्वेश्चन है। 5 पुरुष 3 kg कम हो जाते हैं, औसत वजन कर रहा है, तो सभी 5 पुरुष 3-3 kg कम हो जाते हैं। कब कम हो जाते हैं भाई? जो उनमें से 150 की जगह एक दूसरा आ जाता है, तो मान लेते दूसरा जो आता है वो यक्ष है। अगर यह यक्ष अब 150 होता, 150 का गया है, दूसरा आया है, अगर 150 होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन होना हो ये कम है, तभी सबको कम कर रहा है। कितने लोगों में कम कर रहा है? तो 5 में 3 kg कम कर रहा है। 150 में 5 में 3 kg कम करेंगे तो क्या आएगा? 135 आएगा। यानी आने वाला जरूर है कि 135 का रहा होगा, तभी तो 150 का ना रहकर 135 का रहा होगा। यानी कितना कम है? 15 कम है। यानी 15 कम है तो सब में समान बांटोगे तो 3-3 कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 15 हो जाएगी ना। यही तो औसत है दोस्तों, समय समान बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 बच्चों का औसत आयु 8 वर्ष है। यह क्वेश्चन समझते ही आप क्या समझिएगा कि पाँचों के पाँचों बच्चे कितने वर्ष के हैं? बोलो। यही तो समझाया कि पाँचों के पाँचों वर्ष बच्चे 8-8 वर्ष के हैं। जहाँ औसत देगा तुरंत आप ले जाओगे, ठीक है। 5 बच्चों का औसत उम्र दिया है ना, 8 वर्ष है, तो यानी पाँचों के पाँचों 8-8 वर्ष के हैं। ये आपके मन में तुरंत बन जाना चाहिए, तुरंत मन में बनाइए। फिर आगे, यदि बच्चों की उम्र में पिता की आयु जोड़ दी जाए, यानी ये बच्चों की कुल उम्र है ना, इस उम्र में एक पापा जी जोड़ जा रहा है, यानी ये लोग जुड़े ही हैं, ये लोग जुड़े ही हैं, पापा भी हमारे उनका उम्र जोड़ जा रहा है।
पापा की उम्र जब जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत उम्र का माने ये 5 ठे लौंडे थे ही, यानी 5 ठे बच्चे थे ही और एक पापा भाई जोड़ गए हैं। इनका औसत उम्र निकालने के लिए किससे भाग करिएगा? 6 से भाग करिएगा कि नहीं करिएगा? क्योंकि पदों की संख्या कितनी है? 6 है। चलो दोस्तों अपने पिक्चर को यहाँ से यहाँ रखते हैं। फिर क्या करा है कि औसत उम्र 15 वर्ष हो जाता है तो पिता की आयु कितनी होगी? तो दोस्तों पापा को जोड़ दो, इनका औसत उम्र 15 हो जाता है, यानी कुल योगफल बटा पदों की संख्या बराबर 15। पापा नहीं निकल जाएंगे जी, यार गजब की बात करते हो। 6 से इधर क्या होगा? गुणा होगा। ये टोटल कितने हैं? 8 5 40 लोग हैं, यानी 40 प्लस पापा जी हमारे 15 में 6 से क्या होगा? यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कर दो, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, यानी अब ये 40 इधर जाएगा कि नहीं? तो पापा बराबर क्या होगा? यानी पापा का उम्र बराबर क्या होगा? बोलो 90 में से 40 घटेगा ना। अब यहू नहीं आता है तो छोड़ दो ना पढ़ना यार। यहू नहीं आता है तो क्यों पढ़ ही रहे हो? 50 वर्ष माँ करना दोस्तों, मजाक कर रहा था, आनंद लो ना, इतना ही जी, यहू से जी। अब मान लो कि यहू से आसान तुम चाहते हो, हकीकत ज्ञान से इसको, ये तो हकीकत ज्ञान है, लेकिन यहू से चाहते हो तो देखो और एक बात मैं बताता हूँ, समझो हकीकत ज्ञान को समझो, इसको कैसे चुटकियों में और कर सकते हो। ये तो मान लो कि पारंपरिक विधि से हो गया, लेकिन हकीकत ज्ञान से कैसे करते हैं? एक पापा जी आए तो 15 वर्ष हो जाता है, और हमने आपसे बताया, क्या बताया? अभी हमने बताया कि जो औसत है वह क्या है? औसत का मतलब सभी लोगों में उतना ही समान। तो बाद में औसत 15 हो जाता है, तो बाद में औसत 15 हो जाता है, इसका मतलब यहू 15 हो जाते हैं। बोलो यार, मेरी एक ही बात तुम्हें याद नहीं होती। यह भी 15 हो जाते हैं, यह भी 15 हो जाता है, यह भी 15 हो जाता है, यह भी। अरे भाई, यही तो कह रहा है कि बाद में औसत क्या हो जाता है? 15 हो जाता है। औसत का मतलब क्या हुआ कि सभी 15 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि पिताजी की उम्र बड़ा है। और चूँकि सबको एक साथ जोड़ो, यानी इन लोग को पहले ही से जोड़ो, जो पापा वाला है उन्हों को जोड़ो, और फिर 6 से भाग करो, फिर सबको बराबर बराबर में बांटो, क्योंकि औसत यही तो कहता है। नहीं समझ में आ रहा ना, कंफ्यूज हो रहा है ना, तो सीधे देखो कंफ्यूज हो रहा है तो चलो तुम्हें ज़्यादा नहीं समझाएंगे। 5 बच्चों का औसत उम्र जब कहा 8 वर्ष है, तो हमने 5 का 8 मान लिया, अब प्लस एक पापा आ जाते हैं तो पापा को भी जोड़ लिया, 6 लोग हो गए, तब औसत 15 हो जाता है। इसका मतलब पापा को जोड़ने के बाद 6 के 6 15 हो जाते हैं, क्योंकि औसत का मतलब मैंने बताया कि सबको समान वही दे दो, 15 हो जाते हैं। तो चूँकि ये तो 8 वर्ष का था हमारे हिसाब से, ये 8 वर्ष का था, लेकिन 15 हो जाता है। इनमें 7 एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया? ये 7 कहाँ से एक्स्ट्रा आया? पापा में, माफ करिएगा, पापे में से तो एक्स्ट्रा आया है। 7 यहाँ से भी एक्स्ट्रा आया होगा, 7 यहाँ से भी एक्स्ट्रा आया, 7 यहाँ से भी एक्स्ट्रा आया, 7 इसमें भी एक्स्ट्रा आया, और 7 इसमें भी एक्स्ट्रा आया, यानी टोटल 5 लोगों में 7 एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया? यानी 5 चीज़ एक्स्ट्रा ये आया, आप प्लस पापा खुदे 15 वर्ष के यहाँ औसत में दिखा रहे हैं, ये भी पापा है, यानी टोटल एक्स्ट्रा कितना आया? ये एक्स्ट्रा में आया कि नहीं आया? ये एक्स्ट्रा में क्यों आया? क्योंकि पापा जी आए, तो होना हो ये पापा जी की उम्र होगा, तभी तो इसको एक्स्ट्रा में जोड़ा गया है। यहाँ से भी तो 50 आया कि नहीं? मज़ा आ रहा है तो जल्दी लाइक करो और दोस्तों के पास शेयर करो, और बताओ कि यार एक ही हकीकत ज्ञान, एक ही कॉन्सेप्ट से पूरी चैप्टर में ख़त्म कर दे रहा है। कौन है? तो कोई नहीं है, देखो हकीकत ज्ञान को नाटक बनाए रखे हो दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज अपनी 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत 59.6 से 60 हो जाता है, यानी पहली 51वीं पारी में ये होता है, यानी पहली 50 पारी अब प्लस 1 पारी जो जोड़ो तब हमारा 91वां पारी आएगा, है ना। यानी प्रथम 50 जो पारी है, इस प्रथम 50 पारी में इसका औसत क्या है? प्रथम 50 पारी में इसका औसत क्या है? 59.6। कह रहा ना कि 91वां पारी जब पूर्ण करता है तो औसत इतना से इतना हो जाता है। यानी क्वेश्चन हमसे क्या बातें कर रहा है? ये कह रहा है कि प्रथम 50 पारी जो है उस पारी में इसका औसत ये है। तो औसत का मतलब मैं क्या बताया? प्रथम 50 पारी में औसत ये है, यानी 50 पारी में कितना रन बनाया है? 59.6। पहलो पारी में 59.6, दूसरो पारी में 59.6, तीसरो पारी में 59.6, ऐसे ही हमारे कुल कितने पारी हो गए? ऐसे ही कुल कितने पारी हो गए दोस्तों? हमारे पारी हो गए 50वां पारी, यानी टोटल 50वां पारी में 59.6 ही पाया होगा। समझ आ रहा? यानी ये 50 पारी है, और 91वां पारी में इतना रन को पिट देता है, इतना रन बनाता है कि औसत 60 हो जाता है। औसत 60 का मतलब ये 51 के 51 पारी में 60 रन हो जाता है, यही ना मतलब हुआ। औसत रन 60 हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इतना रन बनाता है कि ये खुद वो 60 हो जाता है, इन सबको 60 कर देता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? औसत मतलब तो मैंने क्या बताया कि सब में उतना ही उतना बांट दो, उतना ही उतना दे दो, यही कॉन्सेप्ट से पूरे सवाल साल होगा। यानी खुद 60 होगा, ये बाकी 50 पारी को भी 60 कर देगा। तो हमारा कितना रन बनाया होगा? चलो देखते हैं। तो दोस्तों ये 59.6 था, लेकिन 60 हो गया। कितने की वृद्धि किया इसने? 0.4 की वृद्धि किया।
ऐसे ही इसमें भी 0.4 की किया, इसमें भी 0.4 का किया। ऐसे कितने लोगों में 0.4 की, कितने पारियों में 0.4 की वृद्धि किया है? बोलो 50 पारी में, क्योंकि 50 हुआ है। तो 50 पारी में 0.4 की वृद्धि किया है, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई है? तो क्या करेंगे, 0.4 से 50 में गुणा करेंगे टोटल वृद्धि, और प्लस खुद भी क्या रहा है, ये 60 रहा है, खुद को भी मेंटेन किया है, क्या 60 बनाया। तो 60 ये प्लस इतना सभी में वृद्धि किया है, ये आपका आंसर होगा। यानी 50 5 में 4 से गुणा करोगे तो 4 5 20 और 1 0 ये, एक अंक बाद दशमलव है तो लगा दो, यानी 20 ये, यानी 20 और 60 कितना हुआ दोस्तों? 80 रन उसने बनाया होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे ही हकीकत ज्ञान से आप चुटकियों में करोगे। लेकिन मान लो कि अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो आप वही फार्मूला एक आप याद किए, उस फार्मूला से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे फार्मूला से सॉल्व करेंगे दोस्तों? आप हकीकत ज्ञान से ही समझने की कोशिश करिए, तभी जाकर आपके एग्जाम निकलेंगे, नहीं तो फार्मूला में भजे रहिएगा। तो 51 पारी जब बना देता है तो 68 60 हो जाता है। तो 51 का योगफल मतलब 51 पद तक, 51 पारी तक अगर कुल रन का योगफल ज्ञात करें, कुल रन ज्ञात करें तो योगफल बराबर क्या होता है? मैंने बताया कि पदों की संख्या गुणे औसत यानी 60। 58 पारी तक कुल रन अगर निकालेंगे, तो क्या होगा? 58 नहीं, 50 पारी तक। देखो 50 पारी तक औसत क्या रहता है? 59.6, और 91 पारी में 60 होता है। तो यहाँ से योगफल लिखाया है कि 51 पारी तक योगफल क्या होगा, और यहाँ से हमारा निकला है कि 59.6 गुणे कितना, कौन सा पारी था ये? 50वां पारी था, गुणे 50, यानी पदों की संख्या 50 और गुणे औसत। यहाँ में औसत गुणे पदों की संख्या, यहाँ से योगफल निकल जाएगा। तो यहाँ से 51 पारी तक योगफल, यहाँ से 50 पारी तक योगफल। तो 91वां पारी में कितना पाया हुआ है घटा देंगे, गुणा करके गुणा करेंगे, और जो आएगा घटा देंगे तो हमारा 80 आएगा। हमारे लिए दोस्तों आपको जैसे भी समझ में आए, दोनों के दोनों से आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। हम हकीकत ज्ञान से ही बताएंगे, बाकी फार्मूला वाला आप करिएगा, एक हिस्से से सब हल करिएगा दोस्तों। 10 मेजों तथा 5 कुर्सियों, देखिए क्या लिखा है कि 10 मेज यम प्लस 5 कुर्सी को 2000 रुपये में क्या करा गया? खरीदा गया। चलो भैया, यदि एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 रुपया है, यानी कुर्सी का औसत मूल्य 120 रुपया है, तो 5 कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा? बोलो यार। तो एक मेज का औसत मूल्य कितना होगा? एक मेज में पूछ रहा, देखो बात को समझो। एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 का मतलब क्या हुआ? अपने आप में क्या कह रहा है कि जितनी भी कुर्सियाँ हैं 120 रुपया की हैं, लेकिन कुर्सी कितनी है? 5 कुर्सी है। कितनी कुर्सी है? 5। अब प्रत्येक कुर्सी 120 रुपया है, क्योंकि औसत मैंने बताया कि सब में उतना ही बांट दो, तो 5 कुर्सियाँ 120 रुपया की ही होंगी। तो एक कुर्सी 120 का, 5 कुर्सियाँ 120 की होंगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? अरे भैया 5 में 120 से गुणा करोगे तो पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा सर जी। 12 5 60, एक सोना मैंने 600 रुपया होगा 5 कुर्सी का दाम। देखो 12 5 60, एक सोना 600 रुपया। अरे 600 रुपया, यानी यहाँ प्लस है, और जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी माइनस करो तो इसमें से तो कितना बचा? 1400 रुपया बचा। ये 14 से 14 10 मेज का दाम होगा। 10 मेज का दाम हमारा 1400 रुपया, तो एक मेज का दाम हमारा कितना होगा? 1400 बटा 10, यानी 140 रुपया। एक मेज का दाम 140 रुपया, यानी यही तो है कि सभी के सभी 200 मेज कितने के होंगे? 140 रुपये के होंगे। हमने बताया कि जब सामान बटा हुआ दिख जाए तो वही औसत कहलाता है, यानी आपका 140 औसत हो गया। हकीकत ज्ञान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो लाइक करो यार, और शेयर करो, और सब्सक्राइब भी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भला है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को शीशा दोस्तों छूट गया है, चलिए कभी नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही 15 दिनों की औसत आय 70 रुपया है, और 5 दिनों की औसत आय 60 रुपया है, और अंतिम 9 दिनों की औसत आय 80 रुपया है, तो उसके छठे दिन का आय क्या होगा? बहुत ही ईजी क्वेश्चन दोस्तों। एक ही 15 दिनों की औसत आय कितनी है? एक ही माने एक कोई व्यक्ति है, इसका 15 दिन की औसत आय कितनी है? 15 दिन की औसत आय 70, यानी 15 दिन 70 पाया है। 15 दिन की औसत आय, ये औसत आय है। औसत क्या है? आय है। ये पदों की संख्या है, ठीक है। अब पहले 5 दिन, माने इसमें 15 दिन है ना, इसके 15 दिन में पहले 5 दिन 60 रुपया रहा है, ठीक है। यानी प्रथम 5 दिन दोस्तों, और अंतिम 9 दिन। अंतिम कितने दिन? 9 दिन, यानी 15 9 14 दिन, यानी बीच का 1 दिन बचा है। इसी का पूछ रहा है कि आय क्या होता है। तो दोस्तों पहले 5 दिन का औसत 60 है, यानी 5 दिन 60 रुपया आप कमाया है, तो टोटल कितना कमाया होगा? 300 रुपया कमाया होगा, यानी 5 गुणे 60। और 9 दिन, अंतिम 9 दिन का औसत 80 है, यानी टोटल कितना कमाया होगा? 9 में 80 से गुणा करोगे तो 9 8 है 72, यानी 720।
रुपया 9 दिन में कमाया होगा, तो क्या प्रत्येक दिन 80-80 रुपया कमाता है, तो 9 दिन में 720 रुपया। तो टोटल कितना होगा, देखो 300 में 700 जोड़ोगे तो कितना होगा, 1000 होगा। 1000 अब 20 रुपया एक्स्ट्रा, मैंने 1020 रुपया जो है कमाया होगा। और कह रहा है कि 15 दिन लगातार 70-70 रुपया कमा रहा है प्रत्येक दिन, क्योंकि कह रहा है 15 दिन का औसत 70 है, यानी 15 दिन 70-70 रुपया कमा रहा है, तो टोटल कितना कमाया होगा, 15 7 105, 105 एक 0, इसमें अगर माइनस कर देंगे, ये टोटल 15 दिन का दाम हमारा निकल गया। टोटल ये 5 प्लस 9 ये 14 दिन का ये निकल गया, तो एक दिन इसका निकल गया कि नहीं, तो 150 में 20 घटाओ क्या आएगा, 30। यही आपका आंसर है दोस्तों, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो। 500 कारोबारों की औसत मजदूरी 200 थी, बाद में पता चला कि कारोबारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 5 कारोबारों की औसत मजदूरी 200 रुपया थी। बाद में पता चला कि 2 कारोबारों की मजदूरी 80 और 220 की जगह, दोस्तों देखो पहले समझो क्या, 500 कारोबारों का औसत मूल्य, तो 500 कारोबार है, ऐसे लिखो आराम से, 500 कारागार हैं, इनका औसत मूल्य मजदूरी कितनी है, 200 रुपया है। 200 रुपया क्या है, इनकी औसत मजदूरी है, औसत मजदूरी है 200 रुपया। यानी 500 में सभी प्रत्येक को 200-200 रुपया मजदूरी दी जाती है। लेकिन बाद में क्या पता चलता है, बाद में पता चलता है कि 2 कारागार जो हैं, जो 80 और 220 के थे, उसकी जगह गलती से 180 और 20 पढ़ ली गई, 80 और 120 पढ़ ली गई, तो सही औसत क्या होगा। तो देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट करना है तो देखो सही औसत बराबर, अभी डायरेक्ट फार्मूला से बता दे रहे हैं, फिर जाकर सही और सही योगफल, सही योगफल बटा पदों की संख्या। पदों की संख्या कितना है, 500 कारागार है, तो 500 कारागार यहाँ लिख दो। देखो सही योगफल, सही योगफल का मतलब पहले का योगफल क्या होगा, देखो 500 कारागार था, प्रत्येक को 200-200 रुपये मैंने औसत था, तो योगफल बराबर क्या होता है, सही योगफल। योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुणे पदों की संख्या, यानी टोटल योगफल हमारा ऐसे भी निकाल सकते हो, ये टोटल होगा। बाद में क्या पता चलता है, बाद में पता चलता है कि इसके जगह माने ये सही वाले हैं, ये सही वाले हैं, इसके जगह ये और ये पढ़ लिया गया, माने ये गलत वाला है, और जो गलत वाला है इसमें आ गया है, तो उसको हटाएंगे तभी ना सही रहेगा जी, तो हटा दो गलत वाले को। 180 माइनस 20 ये गलत से पढ़ लिया गया है, इन लोगों की जगह ये पढ़ लिया गया, यानी ये गलत वाले को हमने क्या किया, टोटल योगफल से हटा दिया, और सही वाले को मैं रख लूँगा। 80 प्लस 220 सही वाला है, इसको हम जगह पर रख लेंगे, यानी प्लस 80 हो जाएगा, प्लस 80 हो जाएगा, प्लस 120 हो जाएगा। एक बात समझो, जो गलत, ये टोटल योगफल हमने निकाल लिया, यहाँ से टोटल योगफल पदों की संख्या गुणे औसत, टोटल योगफल निकल गया। लेकिन बाद में पता चला कि ये इनके जगह पर ये इनके जगह पर, यानी 80 120 के जगह, 80 और 220 है, देखो 80 220 के जगह पर ये पढ़ लिया गया गलती से, तो गलती वाले को हटा दो, सही वाले को जोड़ दो, टोटल सही योगफल निकल जाएगा। बटा पदों की संख्या हमारा क्या कर दो, 500 कर दो, और हल करोगे तो तुम्हारा औसत क्या आएगा, उत्तर। तो ये माइनस है, तो इस माइनस माइनस को जोड़कर इनमें से घटा दो, और इसमें गुणा करो तो 5 गुना का 10 और 4 टेस्ट उतारो, माइनस 120 में 220 जोड़ोगे तो क्या होगा, 200, और प्लस ये जोड़ोगे तो क्या होगा, 300। तो देखो माइनस 200 प्लस 300 100 हो जाएगा, इसमें 100 जुड़ जाएगा, इसमें क्या होगा, 100 जुड़ जाएगा, यानी हमारा ये हो जाएगा, ये बटा 500, ऐसे ही जीरो का त्यों रहेगा, 0 को 0, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1001 में 5 से गुणा करो तो 5 गुना का 10, फिर 0 उतारोगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 जाएगा, फिर 1 आएगा, 0 होगा, और 5 गुना का हमारा 10 आएगा, 200 समझो, माने ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। या तो इस तरीके से कर लो, या तो हकीकत विधि से इसे चुटकियों में कैसे कर सकते थे, तो हकीकत विधि से देखो कैसे कर सकते थे। तो दोस्तों आखिर हकीकत विधि से इसे देख लो, बहुत ही आसान है। क्या कर रहा है कि 500 कारखानों के औसत मजदूरी 200 थी, यानी औसत हमारी 200 थी, 500 में 200 थी, लेकिन बाद में पता चला, औसत है दोस्तों, औसत माने 500 लोग 200 रुपया कमा रहे हैं, मजदूरी है उनकी। बाद में पता चला कि 80 और 220 की जगह 180 या 20 पढ़ लिया गया। पहले देखो हकीकत क्या था, 80 था और प्लस 220 था, लेकिन इसके जगह क्या पढ़ लिया गया, इसके जगह पढ़ लिया गया 180 और 20 पढ़ लिया गया। तो जो पढ़ लिया गया वो इसमें विद्यमान है, और जो नहीं पढ़ा गया वो हमारा ये है। क्या पढ़ लिया गया है, पढ़ लिया गया है 180 और प्लस 20 पढ़ लिया गया है। तो ये गलती से पढ़ लिया गया, यानी कितना गलती का योगदान कितना है, 200 है, और सही का योगदान अगर ये पढ़ा गया रहता तो 3 से जुड़ता, बोलो 3 से जुड़ता, लेकिन जोड़ा कितना गया है इसमें, 2 से जोड़ा गया है, 2 से जोड़ा गया है किसमें, तभी औसत हमारा 200 आया है। तो हमारा एक्चुअल में मेन डिफरेंस इसमें कितने का है, 100 का है, यानी 100 का प्रभाव पड़ रहा है, प्लस में कि माइनस में। तो दोस्तों इस 5000 कारागारों में जो भी मजदूरी इनकी अलग अलग रही होगी 500 कारागारों में, उसमें हमारा 200 ही इसमें कैलकुलेट किया गया है, यानी 100 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, या यह 100 एक्स्ट्रा इन 500 में बटी जाएगी। तो 100 एक्स्ट्रा जो बच रहा है इन 500 में बांटोगे तो कितने हो जाएगा, बोलो क्या करेगा, 0 0 0 0 0 काटो, 0.2 आएगा, यानी 0.2 हमारा औसत बढ़ जाएगा, यानी 200 और 0.2 को बढ़ेगा। तो ये इस तरीके से हकीकत ज्ञान से आप कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही आप हकीकत ज्ञान से इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करिएगा, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, इस क्वेश्चन को भी करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस हकीकत ज्ञान से यह भी करिएगा, आपके लिए HW है, और उस हकीकत ज्ञान से यह भी करिएगा, आपके लिए होमवर्क है। आप इस हकीकत ज्ञान से यह भी करिएगा, आपका होमवर्क है। और यही नहीं, कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो औसत का,
आप इस कॉन्सेप्ट से चुटकियों में हल कर सकते हैं। नहीं विश्वास होता है तो लगा कर देखें, नहीं आ रहा है तो कमेंट करें और मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन लेकर आ जाऊंगा और पूरा हकीकत प्रूव करा दूंगा कि खाली उसी कॉन्सेप्ट से सब के सब सवाल चुटकियों में हल हो रहे हैं। नहीं विश्वास हो रहा है, अंतिम सवाल हल करवा दे, देख लो अंतिम सवाल हल करवा दे तुम्हारे कहने पर। कह रहा है कि किसी कक्षा में 45 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है, यानी 45 ठे छात्र हैं, इनका औसत 40 है। इसका मतलब क्या हुआ, औसत प्राप्तांक 40 है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी यहू 40 पाया है, यहू 40 पाया है, मैंने 45 के 45 40 पाए हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ कभी से, 45 छात्र कितने पाए हैं, 40 अंक पाए हैं। फिर कह रहा है कुल प्राप्तांक, फिर कह रहा है उत्तीर्ण छात्रों का औसत 52 है। मैंने इसमें कुछ लोग उत्तीर्ण हैं जिनका औसत 52 है, कुछ लोग अनुत्तीर्ण छात्र हैं जिनका औसत क्या है 16 है। तो देखो उत्तीर्ण वाले 52 है, उत्तीर्ण वाले छात्रों का औसत 52 है, अनुत्तीर्ण वाले छात्रों का क्या, अनुत्तीर्ण वाले जो छात्र हैं उनका औसत हमारा क्या है 16 है। कितना उत्तीर्ण है कितना अनुत्तीर्ण है ये नहीं पता है, लेकिन ये है। तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण है, तो मान लो कि यक्ष छात्र अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना है यक्ष, और टोटल छात्र कितने हैं 45 है। तो टोटल छात्र 45 है, तो जाहिर सी बात है यक्ष अनुत्तीर्ण है, तो 45 माइनस यक्ष क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। ये छात्रों की संख्या। इनका क्या दे दिया, इनका दे दिया औसत भी, तो 52 उत्तीर्ण का 52 है औसत, तो योगफल क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा कि 45 माइनस एक्स गुणे 52, ये योगफल निकल गया। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वो औसत निकलेगा, यानी 16 इंटू एक्स यानी 16 ये योगफल इस तरीके से भी निकालेंगे। यानी उत्तीर्ण जो विद्यार्थी है उनका योगफल ये होगा। कैसे योगफल, पदों की संख्या गुणे औसत। देखो जल्दी अभी बताएं, यहाँ भी अनुत्तीर्ण छात्रों का योगफल यानी पदों की संख्या 16 गुणे औसत, नहीं पदों की संख्या यक्ष और औसत 16 है, तो 16 एक्स गुणा करके ये टोटल छात्रों का क्या हो गया हमारा औसत हो गया, और टोटल छात्रों का योगफल हो गया। और टोटल योगफल यहाँ भी तुम्हें होगा 45 गुणे क्या 40, क्योंकि सभी के सभी 40 है, या औसत गुणे पदों की संख्या से भी योगफल निकाल लो, यानी पदों की संख्या हमारा 45 है और गुणे औसत 40 है। यानी यहाँ से भी एक्स की वैल्यू आसानी से तुम हल कर सकते हो और तुम्हारा हकीकत ज्ञान से यहाँ से भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन तुम चाहते हो कि इससे भी ईजी हकीकत ज्ञान से क्यों नहीं बता दे रहे हैं, तो चलो उससे भी देख लो और ध्यान से समझो। 45 के 45 40 है, 45 के 45 क्या है, एक मिनट, हाँ तो 45 छात्रों का प्राप्तांकों का औसत 40 है, इसका मतलब 45 के 45 40 हमारे प्राप्त किए हैं। लेकिन उत्तीर्ण वाले 52 प्राप्त किए हैं, उत्तीर्ण वाले 52 प्राप्त किए हैं, यानी कि कितना एक्स्ट्रा प्राप्त किए हैं बोलो, 40 ही पाने थे, लेकिन उत्तीर्ण वाले हमारे 12 एक्स्ट्रा प्राप्त किए हैं। और अनुत्तीर्ण वाले क्या किए हैं कि कम प्राप्त किए हैं। कितना 40 पाने थे लेकिन 16 ही पाए हैं, तो कितना कम प्राप्त किए हैं बोलो जल्दी, सही तुमने बताया 24 कम प्राप्त किए हैं। अब क्या करना है कि हमारा संख्या कुल संख्या कितना है 40 है, कुल संख्या हमारा कितना है माफ करना, कुल संख्या हमारा है 45, कुल संख्या क्या है 45 है, कुल संख्या दोस्तों क्या है 45 है। तो इसमें यह हमें मिला कि ये -24 और +12 ये हमारा मिला। तो इस तरीक़ा से हमें मेंटेन कराना है इन दोनों में कि कैसे मेंटेन होगा इन संख्याओं को। अब दो भागों में बांट करके इसमें कितना पद दे देंगे और इसमें कितना पद दे देंगे। तो ध्यान से देखो, इसका यह दोगुना है, इसका ये क्या है दोगुना है, यानी अगर इसमें एक स्टूडेंट को, इसमें 2 स्टूडेंट को दोगे तब जाके इसके बराबर होगा। देखो 12 गुना का 24 और इसमें एक स्टूडेंट को दोगे तो इसका 2 और इसका 1 इस हिसाब से चल रहा है, यानी 3 हो रहा है, इसमें 2 जा रहा है और इसमें 1 जा रहा है, तभी तो ये कैंसिल आउट करेंगे। तो इसमें 2 जा रहा है और इसमें 1 जा रहा है, यानी रेशियो क्या होगा 2:1 का रेशियो हो गया कि नहीं हो गया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। या तुम डायरेक्ट 12/24 करोगे तो भी 2:1 का रेशियो तुम्हें मिल जाएगा। और 45 का करो, 45 का करो, टोटल कितना 2 1 3, इसके हिस्सा में कितना है 2 है, तो करोगे तो क्या आएगा 15 दूना का 30 है, माने 30 लोग इधर जाएंगे और कितना बचा जी 30 इधर जाएंगे, बचा 15, तो -24 में कितने लोग आएंगे 15 आएंगे। इस तरीक़े से तुम्हारा 15 इधर जाएंगे और 30 इधर जाएंगे। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और पूरी औसत इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर दिया। आप लोग कोई भी क्वेश्चन को, आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन को निकालो, धड़ल्ले से हकीकत ज्ञान से पालो। अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट सेक्शन में भेजो, मैं आपको हल करके इसी कॉन्सेप्ट से, एक ही कॉन्सेप्ट से पूरी औसत को खत्म कराऊंगा। और कोई भी क्वेश्चन आप दोगे भी तो उससे सॉल्व भी कराऊंगा। मैं उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, डीपी मनी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।